कैसे हो बच्चों? वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स क्लासेस बाय आरबी गर्ग। बच्चों, आप लोगों की काफ़ी डिमांड के बाद आज हम 9th क्लास फिज़िक्स से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करने वाले हैं। अगर 9th क्लास में फिज़िक्स के जो टॉपिक हैं उनको अच्छे से कर लिया जाए तो 11th में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बेसिक चीज़ें वही हैं जो हमने 9th क्लास में डिस्कस की है। बेसिक चेंज नहीं होते, बस उसको हम थोड़ा सा उसकी जो एप्लीकेशंस है वो वहाँ पर 11th क्लास में एक्स्ट्रा डिस्कस करते हैं, जो आपने यहाँ 9th क्लास में नहीं डिस्कस की होगी। यही डिफरेंस है और ज़्यादा बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए जिन बच्चों को 11th में आगे मेडिकल या नॉन मेडिकल में जाना है तो उन बच्चों के लिए 9th क्लास जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 9th क्लास से ही उनका जो बेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चों, अपनी नोटबुक पेन अपने साथ रखें। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर नंबर 9 अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक, चैप्टर नंबर 9। तो बच्चों, जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही इंडिकेट करता है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स। फोर्स आप किसे कहते हैं? फोर्स बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है जो आप 8th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। आपने 7th में भी आई होप के पढ़ा होगा, जरूर 7th में भी सुना है। फोर्स आप सुनते आए हैं। उसे क्या पढ़ते थे? बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ते थे, पुश और पुल। ये आप पढ़ते थे, दैट इज द फोर्स, पुश और पुल। बट यहाँ पर थोड़ा सा मैं उसको चेंज कर देता हूँ, जिससे आपको हायर लेवल पर फोर्स को समझने में प्रॉब्लम ना आए। तो हम बेसिक चीज़ों को अब उस तरीके से आपको पढ़ाएंगे। फोर्स एक तरह से एफर्ट है जो किसी भी बॉडी पे किए जाएं और उस बॉडी की पोजीशन, शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए उस एफर्ट की वजह से, या चेंज होने की कोशिश करी जाए। तो ये दोनों ही प्रोसेस, दोनों ही एफर्ट फोर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक चेयर को पुश करिए तो वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाती है, तो वहां भी आपने फोर्स एक्सर्ट की है, फोर्स अप्लाई की है। और अगर आप एक दीवार को पुश करने की कोशिश करें तो भले ही उसकी पोजीशन चेंज हो या ना हो, लेकिन आपने एफर्ट तो किए। भले ही उसकी पोजीशन चेंज हुई है या नहीं हुई, बट आपने एफर्ट दोनों के किए, तो वहां भी आपने फोर्स अप्लाई की है। तो इट इज एन एफर्ट विद विच द शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंज और ट्राई टू चेंज, दैट इज नोन एज द फोर्स। थोड़ा चेंज कर दिया फोर्स को। अब आप इस वे से फोर्स को देखेंगे, फोर्स क्या होती है। इसके बाद डिस्कस करते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। भी आपने सुना होगा, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं बैलेंस्ड फोर्स के साथ। जैसे कि नाम ही क्लियर कर रहा है, ऐसी फोर्स जिनकी वजह से बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज ना हो। मतलब एक बॉडी के ऊपर मैंने दो फोर्स अप्लाई की। फॉर एग्जांपल, ये एक बॉडी है, इस पे इधर मैंने F1 फोर्स अप्लाई की और इस साइड मैंने F2 फोर्स अप्लाई की। अगर F1 और F2 दोनों बराबर हैं तो बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, बॉडी अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं होगी। तो मैं कह सकता हूं ये दोनों क्या हैं? बैलेंस्ड फोर्स है। क्लियर है बच्चों? बैलेंस्ड फोर्स क्या होती है? मतलब दो ऐसी फोर्स जिनकी वजह से बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज ना आए, या कहते हैं कि जिनकी वजह से नेट फोर्स 0 रहे, तो उन फोर्स को हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। बैलेंस्ड फोर्स। एक बॉडी को आप अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें, मान लेते हैं आपने फोर्स लगाई 10 न्यूटन और दूसरी साइड से एक दूसरे स्टूडेंट्स ने, किसी ने अपनी तरफ उसको खींचने की कोशिश की और उसकी फोर्स भी सेम थी 10 न्यूटन, तो आप देखेंगे बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो फोर्स है वो कैसी फोर्स है? दैट इज अ बैलेंस्ड फोर्स। क्लियर है बच्चों? बैलेंस्ड फोर्स। सिमिलरली अनबैलेंस्ड फोर्स डिस्कस करते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स नाम ही क्लियर कर रहा है, अनबैलेंस्ड।
अगर आप एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें, एक फोर्स आपने F1 अप्लाई की और इस साइड फोर्स F2 अप्लाई की, यहां पर F1 अगर F2 से ग्रेटर है, अगर F1 F2 से ग्रेटर है तो बॉडी डिस्प्लेस होगी, और किस डायरेक्शन में होगी? ग्रेटर फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस होगी। और यहां पर जो नेट फोर्स होगी, नेट, वो किसके इक्वल होगी? दैट इज इक्वल टू F1 माइनस F2। तो हम कह सकते हैं यहां पर नेट फोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू है, जीरो नहीं है। यहां पर नेट फोर्स क्या थी? अगर आप बैलेंस फोर्स की बात करें, यहां F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 0, और अगर नेट फोर्स 0 है तो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, और सच टाइप ऑफ फोर्सेज आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। और अगर नेट फोर्स एग्जिस्ट करती है तो बॉडी अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होगी, और किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। तो यहां पर नेट फोर्स की कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, तो आप कह सकते हैं कि यहां पर कौन सी फोर्स है? अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई की गई है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो बच्चों, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, तो आप समझ पा रहे हैं किसी बॉडी में अगर डिस्प्लेसमेंट होती है तो वहां पर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई की गई है, और अगर नेट फोर्स 0 है, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं आती, तो हम कहते हैं कि यहां पर बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई की गई है, बैलेंस्ड फोर्स। तो इसके बाद एक और फोर्स होती है जिसको हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स, तो बच्चों रिजल्टेंट, नाम ही क्लियर कर रहा है, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स कौन सी फोर्स होती है? जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अनबैलेंस्ड फोर्स जो है उसकी नेट फोर्स जो थी पॉजिटिव है, और बॉडी मूव करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। तो अब रिजल्टेंट फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। रिजल्टेंट फोर्स क्या है? फॉर एग्जांपल, एक हैवी ऑब्जेक्ट मेरे पास है, इसको पुश करने के लिए 3 अलग अलग पर्सन ने फोर्स अप्लाई की। एक ने 10 न्यूटन अप्लाई की, एक ने 20 न्यूटन अप्लाई की, दूसरे ने भी 20 न्यूटन अप्लाई की। 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके इस बॉडी को डिस्प्लेस किया गया 3 पर्सन्स के द्वारा। 3 पर्सन ने 50 न्यूटन फोर्स लगा करके इस बॉडी को डिस्प्लेस किया, और एक स्ट्रॉन्ग पर्सन आता है, वो इन तीनों को हटा करके अकेला ही 50 न्यूटन फोर्स लगा देता है, बॉडी को डिस्प्लेस कर देता है। तो वो स्ट्रॉन्ग पर्सन जो है इन 3 फोर्स का रिजल्टेंट होगा, तो हम उसे रिजल्टेंट फोर्स कह सकते हैं। किसकी? इन 3 पर्सन्स के लिए, 3 फोर्स के लिए। तो मतलब इस तरह से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा एफर्ट, ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी पे अप्लाई की जाए और उसका एफर्ट इंडिविजुअल अप्लाई की गई फोर्स के सम के बराबर हो। क्लियर स्टूडेंट? जैसे अभी मैंने बताया 3 स्टूडेंट्स ने, 3 पर्सन ने फोर्स अप्लाई की, एक ने 10, एक ने 20, तीसरे ने 20। तो 10 + 20 + 20 दैट इज इक्वल टू 50। इन तीनों ने मिलकर के 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, और यहां पर एक स्ट्रॉन्ग पर्सन था, उसने अकेले नहीं 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दी। तो ये जो पर्सन है इन 3 पर्सन के लिए रिजल्टेंट का काम करेगा। इट इज अ फोर्स which is equal to the sum of the force exerted by the individual person or individual body। इंडिविजुअल बॉडी जितनी फोर्स एग्जर्ट करती हैं उन सभी का सम रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है, और ये एक सिंगल फोर्स होगी, दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स। तो ये बेसिक था बिल्कुल फोर्स के लिए, फोर्स क्या है। तो बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं इनर्शिया के बारे में। बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है मोशन के लिए, दैट इज इनर्शिया। व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया? इनर्शिया को बच्चों हिंदी में हम कहते हैं जड़तव। जड़तव, जड़तव का मतलब है कि कोई भी बॉडी जिस पोजीशन में है
वो उसी पोजीशन में रहना चाहती है, जड़ रहना चाहती है, मूव करना ही नहीं चाहती। अगर मूव कर रही है तो मूव ही करना चाहती है, वो रुकना ही नहीं चाहती। मतलब एक तरह से कह सकते हैं लेजीनेस कह सकते हैं आप। तो हम लेजीनेस को किसी भी बॉडी की एबिलिटी तो एटलीस्ट नहीं कहेंगे। एबिलिटी मीन्स योग्यता तो नहीं है, अच्छाई तो नहीं है किसी बॉडी की लेजीनेस। तो यहां पर हम इसे क्या कहेंगे, इनएबिलिटी। तो अगर इनर्शिया की बात करें, इनर्शिया की डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या होगी, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी by virtue of which the body does not change its state of rest or its state of uniform motion। हिंदी में पढ़ते हैं इस बात को। यह किसी भी बॉडी की अयोग्यता है जिसकी वजह से वो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहती। मतलब अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और अगर मोशन में है तो बॉडी मोशन में ही रहना चाहती है। उसे हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। और इनर्शिया अगर इनडायरेक्ट वे से पढ़ें तो मास को कह सकते हैं बॉडी के, कि जितना ज़्यादा किसी बॉडी का मास है उतना ही ज़्यादा उस बॉडी में इनर्शिया होगा, उतना ही ज़्यादा वो बॉडी में जड़त्व होगा, मतलब उतना ही वो बॉडी में लेजीनेस होगी, ऐसा कह सकते हैं। जितना ज़्यादा किसी बॉडी का मास उतना ज़्यादा उस बॉडी का इनर्शिया। जैसे एक पत्थर का टुकड़ा है और एक बॉल है आपके पास, तो किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? ऑब्वियस, जो स्टोन है, पत्थर का जो टुकड़ा है, उसका जो इनर्शिया है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि मास पे डिपेंड करता है। इनर्शिया जितना ज़्यादा मास उतना ही ज़्यादा बॉडी का इनर्शिया होगा। क्लियर है बच्चों? तो इनर्शिया क्या है? इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी डज नॉट वांट to its state of rest or its state of uniform motion, don't want to change, or the body does not change its state of rest or its state of motion. That is the inertia. There are 3 types of inertia. One by one discuss करते हैं और एग्जाम्पल के साथ। Important है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 9th क्लास स्टूडेंट्स के लिए। There are 3 types of inertia. First is inertia of rest, second is inertia of motion, third is inertia of direction, inertia of direction। तो वन बाय वन तीनों को डिस्कस करते हैं। inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया की डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी बॉडी की वो इनएबिलिटी जिसकी वजह से वो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, उसे हम उस बॉडी की इनर्शिया कहते हैं। लेकिन अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं रेस्ट को अलग, मोशन को अलग, तब उसके टाइप्स जनरेट होते हैं। अगर मैं बात करूं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की, तो इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। बस यहीं पर इसको सम अप कर दें, इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अब मोशन की बात ना करें क्योंकि रेस्ट की बात कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इनर्शिया। इजी है बिल्कुल। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच a body does not change its state of rest। मतलब वो रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहना चाहती है। और इसका एग्जाम्पल, कितने सारे एग्जाम्पल हैं हमारे आसपास। अगर आप कभी एक पेड़ को हिलाएं, पेड़ की टहनी को हिलाएं, तो उसके जो सूखे पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं, टूट कर गिर जाते हैं। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। किस तरह से इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है बच्चों? जब आप किसी पेड़ को, किसी टहनी को पुश करेंगे, हिलाएंगे, प्लक करेंगे, तो आपने उस टहनी की जो पोजीशन है उसको चेंज कर दिया, लेकिन जो पत्ता था वो यहीं पर रहना चाहता था, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता था।
जब आपने टहनी को दूर किया तो पत्ता वहीं रहना चाहता था, तो फाइनली क्या हो जाएगा, टहनी से टूट जाएगा। दिस इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा एग्जाम्पल, जब आप एक कारपेट को किसी स्टिक के साथ बीट करते हैं तो डस्ट पार्टिकल जो है कारपेट से अलग हो जाते हैं। यह भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। किस तरह से, जब आप एक कारपेट को बीट करेंगे किसी स्टिक के साथ, तो आप देखें स्टिक के साथ कारपेट आगे चला जाता है और डस्ट पार्टिकल उस कारपेट से अलग होकर के वहीं रह जाते हैं। मतलब वो अपनी रेस्ट की पोजीशन पर ही रहना चाहते थे, वो पोजीशन को चेंज ही नहीं करना चाहते थे। तो डस्ट पार्टिकल स्टिक के साथ आगे चला जाएगा और जो कारपेट है वो स्टिक के साथ आगे चला जाएगा, और जो डस्ट पार्टिकल है वो वहीं रह जाएगा और फाइनली उस कारपेट से अलग हो जाएगा। तो हम इसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल कह सकते हैं। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आप किसी बस से जा रहे थे, बस से सफर कर रहे थे और बस रुकी हुई है, आप बैठे हुए हैं बस के अंदर और बस अचानक से चल पड़े। तो आप देखते हैं आपका जो अपर पोर्शन है वो पीछे की साइड जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों? क्योंकि जब बस चलती है तो आपका नीचे वाला जो पोर्शन है वो बस के साथ अटैच था, तो वो मोशन में आ जाएगा और आपका जो ऊपर वाला पोर्शन था बॉडी का, उसको रेस्ट में रहने की आदत हो चुकी थी, तो वो अब भी रेस्ट में ही रहना चाहेगा, इसीलिए आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। दिस इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दिस इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो आप अपनी रेस्ट की पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहते। कोई भी बॉडी है रेस्ट की पोजीशन में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, वो पोजीशन को चेंज ही नहीं करना चाहती। दिस इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर है बच्चों? तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन सिमिलरली जिस तरह से इनर्शिया ऑफ रेस्ट हमने डिस्कस किया, उसी तरह से इनर्शिया ऑफ मोशन। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच a body does not change its state of uniform motion. Its state of uniform motion. अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चलती जा रही है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से ही चलती रहेगी, ये इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाता है। इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बस से जा रहे हैं और बस में भीड़ है, बस चल रही है, तो आप बस में स्टैंडिंग पोजीशन पे है, इस तरह से आप बस में खड़े हुए हैं स्टैंडिंग पोजीशन में। बस चलती जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है और अचानक से ब्रेक अप्लाई कर दिए जाएं ड्राइवर के द्वारा। अचानक से ब्रेक अप्लाई कर दिए जाएं तो आप देखते हैं आप आगे की तरफ जाते हैं, आप आगे की तरफ गिरते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को मोशन में रहने की आदत पड़ चुकी थी और अचानक से ब्रेक अप्लाई कर दिए तो अभी आपकी बॉडी को इतना जल्दी रेस्ट में आने की आदत नहीं है, तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, इसीलिए आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन। एंड थर्ड इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इट्स स्टेट दैट it is the inability of a body due to which a body does not change its direction. Does not change its direction. अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती जा रही है तो वो स्ट्रेट में ही रहना चाहती है, वो डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहती। ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी से जा रहे हैं, बस जा रहे हैं, हाईवे के ऊपर चलते जा रहे हैं, सीधा हाईवे है बिल्कुल, और अचानक से टर्न आ जाए वहाँ पर, तो आप देखते हैं आप बाहर की साइड गिरते हैं, विंडो से बाहर की साइड आपकी बॉडी जो है मूव करती है विंडो के साइड। ऐसा ही होता है, आपकी बॉडी जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती है, जो सर्कुलर पाथ वहाँ पर मूव किया गया है। तो आउटवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी को
स्ट्रेट चलने की आदत पड़ हुई थी, स्ट्रेट चलना था और अचानक से टर्न आ गया, गाड़ी तो टर्न कर गई लेकिन आपकी बॉडी नहीं अभी जाना चाहती, वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहती है। दैट इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दैट इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो बच्चों ये था इनर्शिया, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है आपके चैप्टर से। आज हमने दो ही टॉपिक डिस्कस किए, एक था फोर्स, फोर्स के बारे में डिस्कस किया, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, और नेक्स्ट हमने डिस्कस किया इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, आज इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे।